हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 7 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइफ मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइस, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है, यहां पर बात हो रही है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। क्वेश्चन कैन कम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में हम लोग को देखने को मिलती है। मोटे मोटे तौर पर सिर्फ राजस्थान याद रखना, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं पूछी जाती। और ये सज्जनगढ़ पैलेस का ही एक पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको 1884 में बनाया गया था। और यहां पर काफी सारे एनिमल्स की स्पीसीज है, जैसे कि चीतल हो गए। चीतल जो है गाइस, ये इस प्रकार की स्पीसीज है, ये वाले देखो आप, ये चीतल है, राइट। इसके अलावा यहां पर हेयर्स यानी कि खरगोश हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स यहां पर मौजूद हम लोग को देखने को मिलते हैं। और भी काफी सारी स्पीसीज जैसे कि नीलगाय हो गई, पैंथर हो गए, पैंथर यानी कि तेंदुआ हो गया, राइट। जैकाल्स हो गए, जैकाल यानी कि ये सियार वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं। और जंगली सुअर हो गए, हाइनास हो गए यानी कि लक्कड़बग्गा हो गया, सांभर हो गए। तो काफी सारी ऐसी स्पीसीज यहां पर पाई जाती है, प्लांट्स की भी और इवन एनिमल्स की भी, राइट। इसके अलावा लॉन्ग बिल्ड वल्चर यहाँ की फेमस हम लोग को देखने को मिलती है। और लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो है, जिसको इंडियन वल्चर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय गिद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। CITES में अपेंडिक्स 2 के अंदर ये आती है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 के स्टेटस में देखने को मिलती है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, ये लेक्चर को फिनिश करने के बाद आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। यानी कि आपके पास अगर पीडीएफ होगी तो आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो जिन स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ नहीं आती है, जो एनरोल्ड नहीं है मंथली पेड पैकेज में, तो आप सिंपली बस क्या कीजिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 6 के बारे में विकिपीडिया के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो आप वो बस सिंपली बस एक बार रीड कर लो, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो बना था इससे रिलेटेड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 6 के बारे में आपसे पूछा गया था, राइट। तो ऐसी जानकारी भी अब आपको रखनी है थोड़ी सी, तो इस पर भी समय समय पर मैं आपको टास्क भी देता रहूंगा और जानकारी प्रोवाइड भी कराता रहूंगा। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, यहां पर बात हो रही है मक्का के बारे में। काफी फेमस लोकेशन है मक्का, राइट। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, तो आप ये फोटो से ही समझ गए होंगे। यहां पर देखो कितनी भीड़ हम लोग को देखने को मिलती थी आज की डेट में। कोरोना वायरस के चलते देखिए सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर फॉलो की जा रही है, राइट। मक्का रीजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अभी ये श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए दोबारा से ओपन हो गया है, रीओपन हो गया है। इसकी लोकेशन कहां पर है, तो ये हम लोग को सऊदी अरेबिया में देखने को मिलता है। सऊदी अरेबिया में मक्का प्रोविंस है, उसकी कैपिटल में ये है। और काफी होलियस्ट सिटी है, काफी पाक शहर ये माना जाता है, पवित्र शहर माना जाता है इस्लाम के अंदर, इस्लाम धर्म में, राइट। और यहीं पर ही आप देखेंगे ये वाला जो रीजन है ये मक्का का रीजन है। और यहीं पर ही आप देखिए रेड सी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये रेड सी आपको देखने को मिल रही है। और ये वाला क्षेत्र आपको पता होगा ना, ये वाला क्षेत्र कहां पर है, हम लोग को कहां देखने को मिलता है ये वाला क्षेत्र मैप में। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो ये ईरान दिख रहा है, ईरान के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में इंडिया है। यहीं पर ही आप देखिए, तो ये जो पूरा ये क्षेत्र हम लोग को सऊदी अरेबिया का देखने को मिल रहा है। नीचे यहाँ पर यमन है और यहाँ पर देखिए ये मक्का है। और मक्का के सामने आप देखेंगे यानी कि ये रेड सी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर एक नाफुद डेजर्ट भी है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, नाफुद डेजर्ट कहां पर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला क्षेत्र में, राइट, सऊदी अरेबिया में हम लोग को देखने को मिलता है। गॉट इट। तो सिर्फ लोकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि डायरेक्टली लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं और इस बार बने भी हैं, आपने देखा भी होगा। और लगातार हर बार जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अटल टनल ये कहां पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में अटल टनल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका उद्घाटन हो गया, इनॉग्रेशन हो गया इसका। और ये रोहतांग में है। और ये 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पे हम लोग को देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। 9.02 किलोमीटर लंबा ये टनल है, जिसको BRO
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है, तैयार किया गया है, और ये दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल है, और ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जो है वो कनेक्ट करेगा, यानी कर रहा है। और मनाली से लेह का जो डिस्टेंस है वो 4 से 5 घंटे तक कम हो गया है। 46 किलोमीटर तक डिस्टेंस जो है इस टनल के चलते कम हो गया है। तो काफी सारे लोग होते हैं ना टूर करने के लिए मनाली टू लेह जाते हैं बाइक में, मस्त रॉयल एनफील्ड में, तो उनको भी काफी मजा आएगा, राइट। तो ये टनल याद रखना, ये टनल हिमाचल प्रदेश में हम लोग को देखने को मिल रहा है। मनाली को ये लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करेगा, और मनाली टू लेह का जो सफर है 4 से 5 घंटे तक इसके कारण कम हो जाएगा, और इसका उद्घाटन अब हो चुका है। अब बात हो रही है यहां पर धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। क्वेश्चन के अंदर ये धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर है, याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हमीरपुर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये आपको हमीरपुर मत याद रखना, हिमाचल प्रदेश याद रखना। 66 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसके कंस्ट्रक्शन का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और प्रोजेक्ट जो है ये हॉर्स शू कर्व हम लोग को बीस नदी में देखने को मिलता है, ब्यास नदी जो हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहां पर आप देखेंगे इस क्षेत्र पर आपको देखो हॉर्स शू कर्व यहां पर नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो ये यहां पर जो है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, लोकेशन वगैरह। एंड पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात हो रही है यहां पर चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में। चार धाम याद रखना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हम लोग को देखने को मिलता है। बट हाँ, दूसरा एक चार धाम भी है जिसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे, जो हमारी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए चार धाम और दूसरा कौन सा है। काफी सारे लोग जो है वो दूसरे चार धाम को भी मानते हैं, जैसे पुरी हो गया, रामेश्वरम हो गया, राइट। तो होपफुली आपने अभी आंसर लिख ही दिया होगा, तो मैंने ये दो के नाम आपको बता दिए, राइट। अब इसके अलावा देखो ये चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। यहां पर ये वाली स्लाइड हमारे लिए काम की है, बट ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है तो उसके बारे में एक जनरल जानकारी ले लो आप। तो देखो हुआ क्या था, 2018 में रिकमेंडेशन दिया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा कि जो माउंटेन रोड्स होते हैं ना, जो पहाड़ी जो रोड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनकी विड्थ जो होनी चाहिए वो 5.5 मीटर्स की होनी चाहिए, राइट। तो ये बेसिकली कहा था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, और इसी रिकमेंडेशन के आधार पर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 लेन हाईवेज जो है उसकी बात करी थी कि चार धाम ये जो प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके तहत जो हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, तो वो हाईवेज जो है ये 2018 की ये मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन के आधार पर बनाए जाए, तैयार किए जाए। बट यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक एक्सपर्ट कमेटी थी जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई थी। तो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि ये जो प्रोजेक्ट में जो ये रोड्स वगैरह नेशनल हाईवेज जो बनाए जा रहे हैं, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये बेसिकली रिकमेंडेशन के आधार पर नहीं हो रहा है, यानी कि जो रिकमेंडेशन दिए गए थे उसके आधार पर नहीं हो रहा है। तो ये चीज यहां पर न्यूज में है, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। मेनली जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में जानना। चार धाम प्रोजेक्ट जो है इसके तहत 889 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, और इंप्रूवमेंट किया जा रहा है रोड्स वगैरह का, डेवलप किए जा रहे हैं रोड्स वगैरह। ये रोड जो है वो कनेक्ट करेंगे बद्रीनाथ धाम को, केदारनाथ धाम को, गंगोत्री को, यमुनोत्री को, और कुछ पर्टिकुलर रूट जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि काफी सारे जो रोडवेज वगैरह हैं जिसके थ्रू कैलाश मानसरोवर की यात्रा श्रद्धालु करते हैं, तो उनको भी जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और अच्छा किया जाएगा, राइट, यानी कि बेटर बनाया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। तो इसको लेकर ये पूरा टॉपिक था चार धाम का, जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब इस न्यूज की बात करें तो एक एमओयू जो है वो पोषण अभियान के अंडर साइन हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच में साइन हुई है। फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या है, राइट। तो ये पोषण अभियान के अंदर एक एमओयू साइन हुई है, समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। तो ये पोषण अभियान क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पोषण प्रोवाइड कराने वाला अभियान। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये, राइट। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोग्राम इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। मेन फोकस ये है कि हमारी कंट्री में जो कुपोषित बच्चे हैं, माल न्यूट्रिशन से जो बच्चे पीड़ित हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम्स है, कुपोषण की जो प्रॉब्लम्स है, उनको रिजॉल्व करना, राइट, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू ये फोकस करती है पोषण अभियान, पोषण इनिशिएटिव। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं, और जो लैक्टिंग मदर्स यानी कि जो मदर न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ देती है और वो बेबी को फीड कर रही होती है, तो दैट इज कॉल्ड लैक्टिंग मदर्स। तो लैक्टिंग मदर्स में, प्रेग्नेंट महिलाओं में और बच्चों में न्यूट्रिशन जो है उसको एनहेंस करने को लेकर, उसको बढ़ाने को लेकर ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसी इनिशिएटिव के अंदर एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच में।
अब आयुष मिनिस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर वेरियस जो प्रैक्टिसेस होती हैं आयुष सिस्टम के अंदर, आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गई, योगा हो गया, तो ये सब जो प्रैक्टिसेस होती है इसको अब इंक्लूड किया जाएगा न्यूट्रिशन को एनहेंस करने के लिए। दोनों मिनिस्ट्री आपस में कोलैबोरेट करेंगी, काम करेंगी। पोषण अभियान जो है उसमें आयुष को जो है वो इंटीग्रेट किया जा रहा है, यानी कि वेरियस जो प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद के, योगा वगैरह के, ये सब जो आयुष सिस्टम्स के अंदर जो प्रैक्टिसेस वगैरह होती है, सिस्टम्स वगैरह के अंदर जो प्रिंसिपल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनको सबको मिलाकर जो है वो बच्चों की हेल्थ को जो है वो अच्छा करने के ऊपर बेस्ड ये एमओयू हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी अच्छा भी है ये। और जैसे कि आप लोग को पता ही होगा ऑलरेडी कि आयुर्वेद के अंदर काफी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बॉडी को काफी अच्छा करती हैं, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, राइट, गिलोय हो गया, गिलोय अश्वगंधा से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, राइट। इसके अलावा ब्राह्मी, अगर आप लोग अगर ब्राह्मी नहीं लेते तो एक बार ट्राई करना ब्राह्मी, क्योंकि ये मेमोरी पावर को इंक्रीज करती है, अच्छा रहता है ये माइंड के लिए ब्राह्मी लेना। ये मॉर्निंग में सुबह उठकर आप गर्म पानी के साथ जो है वो, यानी सुबह उठो ब्रश वगैरह कर लो, उसके बाद गर्म पानी को रखो, और वैसे भी मॉर्निंग में गर्म पानी पीने से काफी अच्छा होता है, यानी कि वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो होती है, मतलब उस टाइप की चीजें होती है बॉडी में, राइट। तो गर्म पानी जब आप पियोगे तो उसमें इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ेगी, बट गर्म पानी के साथ अगर आप ये ब्राह्मी मिलाकर पियोगे मॉर्निंग के समय पे, और उसके बाद फिर 20 एक मिनट तक कुछ खाना पीना मत, एक्सरसाइज वगैरह कर लेना उस बीच, तो काफी अच्छी होती है बॉडी के अंदर। बताया जाता है कि मेंटल हेल्थ पर वो काफी अच्छा फोकस करती है, मेमोरी पावर इंक्रीज कर देती है ब्राह्मी, तो ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद के अंदर। तो ये पतंजलि में मिल जाएगी आपको, अगर लेना चाहो तो ले लेना, एक जनरल सजेशन है। अच्छा, इसके अलावा आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं ये आयुर्वेद न्यूट्रिशन मैसेज जो है वो कम्युनिटी में प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि गांव वगैरह क्षेत्र में जो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उस रीजन पर जो है ये वर्कर्स जा जाकर लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, राइट, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कुपोषण को खत्म करने से रिलेटेड। और इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को धत्री जो है वो कहा जा रहा है, यानी कि डेडिकेटेड हेल्थ एक्टिविस्ट टू रिप्लेनिश द इन न्यूट्रिशन, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, तो ये नाम जो है वो इनको दिया गया है, राइट। और इसके अलावा दो मिनिस्ट्री जो है ये हैशटैग भी जो है वो शुरू कर रही हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया में, और ये हैशटैग है आयुष फॉर आंगनवाड़ी, राइट। तो इसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब बात हो रही है कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। लोकसभा में ये बिल पास हो गया है। यहां पर काफी सारे टेक्निकल और फाइलिंग रिलेटेड जो कॉर्पोरेट ऑफेंस होते हैं, अपराध जो होते हैं फाइलिंग से रिलेटेड, फाइलिंग यानी कि जो आपको पता होगा कंपनी जो है वो फाइलिंग करती है, कंपनीज के कंपनी सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं वो फाइलिंग करते हैं, रजिस्ट्रार को जो है वो फाइलिंग्स भेजते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास ये डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, राइट, पता है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत ये आइडिया भी होना चाहिए आपको इससे रिलेटेड भी। तो ये जो फाइलिंग्स वगैरह होती हैं इसमें अगर कुछ अपराध हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती है, कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, तो इसके ऊपर भी कंपनीज के ऊपर जो है वो क्रिमिनल जो है वो चार्जेस लगाए जाते हैं, राइट। फिर वो केस जो है वो कई बार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चला जाता है, राइट। तो ये कुछ इस प्रकार के जो अपराध हैं, छोटे मोटे पेटी ऑफेंस जिसको हम लोग कह सकते हैं इन जनरल, तो ऐसे जो अपराध हैं तो उसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। इसमें इवन जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात हुई है कि जो भी कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका उल्लंघन करती है, रूल्स रेगुलेशंस को सही तरीके से फॉलो नहीं करती है, तो भी उनके ऊपर कोई ऐसा क्रिमिनल प्रोविजन जो है वो नहीं लगेगा। इसको भी हटा दिया गया, यानी कि कंपनी एक्ट के अंदर जो क्रिमिनल प्रोविजन जो था कि जो भी कंपनी उल्लंघन करती है CSR का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पहले की जाती थी बट अब इसको हटा दिया गया। तो ये बेसिकली कंपनीज को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, राहत दी जा रही है, जैसे कि कंपनीज जो है वो मतलब इस प्रकार के जो ऑफेंस वगैरह होते हैं छोटे मोटे, तो इस पर ध्यान ना दें और इस पर अपना टाइम जो है वो बर्बाद ना करें, या फिर डरे नहीं इन सब अपराधों से, राइट, यानी कि वो फिर अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखें। तो इस प्रकार की रिलैक्सेशन जो है वो कंपनीज को प्रोवाइड किया जा रहा है इस तरीके का इस अमेंडमेंट के अंदर। बट हाँ, जो जैसे कि फ्रॉड के मामले हो गए, चीटिंग के मामले हो गए, मिसलीडिंग के मामले हो गए, जैसे कि कई बार कंपनी जो है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ ऐसी चीज लिख देती है जो कंपनीज के फेवर में ही होती है, यानी कि कंज्यूमर को पूरी इंफॉर्मेशन बताती ही नहीं है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनीज के साथ किसी भी प्रकार का, तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है तो उसमें कुछ वो डिफॉल्ट वगैरह कर देती हैं, राइट। तो ऐसी जो चीज होती है तो ये बड़े ऑफेंस हो गए। तो इन बड़े ऑफेंस को जो है वो रिलैक्स नहीं किया, बट हाँ छोटे मोटे पेटी ऑफेंस जो है उसको रिलैक्स कर दिया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता है ना आपको क्या होता है, अगर नहीं पता है तो 2 मिनट में इजी तरीके से समझा देता हूं। क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी मान चलो इंडस्ट्री है, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से निकल रहा है धुआं और इंडस्ट्री कर रही है प्रोडक्शन अपना, तो इंडस्ट्री तो कमा रही है, बट वो जो धुआं निकल रहा है वो पूरे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, वहां पे आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है, ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहा है ना, वो धुआं। तो ये जो कंपनी है जो ये एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर देती है, सोसाइटी को जो एक्सप्लॉइट करती है, तो उसके बदले में ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सोसाइटी को कुछ रिटर्न करे, तो इसी को हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे कि कंपनी जो है वो गार्डन बनवा दे,
या फिर सरकार को जो है वो कुछ पैसे प्रोवाइड कराए, जैसे कि सरकार की जो वेरियस स्कीम्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो सरकार उस स्कीम के तहत जो है वो काम करे, राइट। जैसे कि आपने कई बार काफी सारी स्कीम्स के अंदर देखा होगा कि इसकी फंडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो है वो ली जा सकती है ना। तो कई सारी स्कीम्स आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा, अगर ध्यान से पढ़े होगा तो, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इजी सी चीज है। तो इसमें भी जो पहले कंपनीज एक्ट के अंदर जो क्रिमिनल प्रोविजन जो थे उसको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा बताया गया कि अलाउ किया गया है कि हमारी जो इंडियन कंपनीज है वो डायरेक्टली फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगी अब, तो इसको भी अलाउ कर दिया गया है। और कंपनीज एक्ट 2013 का जो 48 सेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसको भी अमेंड किया है, जिसमें काफी सारे जो पेटी ऑफेंस है उसको डीक्रिमिनलाइज किया, बट हाँ कोई भी रिलैक्सेशन सीरियस ऑफेंस के ऊपर नहीं दी गई, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था। और एक नया चैप्टर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ऐड किया जाएगा, जो कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा। देखिए आज की डेट में इसी पर फोकस हो रहा है, फार्मर्स के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इवन यहां पर अगर ये वाला टॉपिक इस तरीके का आता है तो आप एग्रीप्रेन्योर जो है वो आपसे अपने आंसर में उपयोग करना शुरू कर दो। एग्रीप्रेन्योर यानी कि एग्रीकल्चर का एंटरप्रेन्योर, राइट। तो एग्रीप्रेन्योर वो होता है। तो आज की डेट में हम लोग किसानों को एंटरप्रेन्योर बनाने पर फोकस कर रहे हैं, राइट। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में पूरी फार्मिंग जो है वो चले, काम करे, राइट। तो इस पर हम लोग का मेन टारगेट है आज की डेट में। तो आप जब भी अपना आंसर लिखो तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं ना, टर्म्स छोटे छोटे, तो उसका जरूर उपयोग करते रहना। अगली बात करें, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका 17 प्रोविजंस इसके अंदर हम लोग को जो देखने को मिलते हैं उसको भी अमेंड किया है, जिससे कि काफी इजी बनाया जा रहा है पूरी प्रोसेस को, और यूजर फ्रेंडली फुलफिलमेंट जो है वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का हो सके, तो इस पर फोकस किया जा रहा है कि यानी कि कंपनीज को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। टेक्निकल एरर्स जो है वो अगर फेस कर भी लेती हैं तो भी उनको कोई मतलब भुगतान ना भरना पड़े, फाइन वगैरह ना भरना पड़े, तो इस प्रकार की कार्रवाई उनके ऊपर ना हो, तो उसको लेकर भी ये अमेंडमेंट किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर इस अमेंडमेंट के अंदर कंपनीज को अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। कंपनीज को कहा जा रहा है कि आप अपना काम जो है वो बिना किसी डर के जो है वो कंप्लीट करो, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, ना आपको कोई फाइन वगैरह जो है वो देना पड़ेगा, राइट, छोटी मोटी गलतियों के लिए। बट हाँ, बड़ी गलती करोगे तो फिर कार्रवाई तो होगी, उससे बच के कहां जाओगे। तो पेपर 2 से रिलेटेड ये अपना लास्ट टॉपिक था। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लैंटाना देखो ये क्या है, आपको दिखाई दे रहे फूल है, कितने प्यारे फूल हैं। बट गाइस खूबसूरती पे मत जाना, अंदर से ये फूल जो है वो काफी खतरनाक है। इन फूल को अभी काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि ये फूल ऐसे हैं जो कि इन्वेजिव स्पीसीज है। बेसिकली इन्वेजिव स्पीसीज इनको कहा जाता है, इन्वेजिव, राइट। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये इन्वेजिव स्पीसीज है, यानी कि ये स्पीसीज जहां पर भी लगती हैं आसपास के पूरे क्षेत्र जो है उसको खराब कर देती है, आसपास में उगने वाले जो प्लांट्स हैं उनको मार देती है। तो ये काफी डेंजरस स्पीसीज होती हैं, और ये दिखती तो अच्छी हैं। इनको लाया गया था कि ये ब्यूटीफुल है काफी ज्यादा, बट ब्यूटीफुल तो थी है, बट आसपास के एरियाज में इन्हें खेल लगा दिया, राइट। और ये डैमेज कर देती हैं पूरी बायोडाइवर्सिटी को। और ये एग्रीकल्चर वीड हम लोग को देखने को मिलती है, और रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके बारे में याद आ रहा है थोड़ी देर पहले अपन ने पेपर 1 में डिस्कस किया था, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां से इसको हटाया जा रहा है, क्योंकि वहां के पूरे एरिया की जितनी भी प्लांट की स्पीसीज है उनको जो है वो सड़ा रही है ये, राइट। तो ये चीज है, और ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका की हम लोग को देखने को मिल रही है। और इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है, तो उसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया है कि ये ऐसी स्पीसीज जो होती है ये आसपास का जो पूरा एरिया होता है उसको नुकसान पहुंचा देती है। इवन सॉइल ऑल्सो, सॉइल को भी, मिट्टी को भी ये खराब कर सकती है, राइट। और ये इंडिजीनियस नहीं होती है, यानी कि हमारी कंट्री की मूल नहीं होती है, यानी कि ये कहीं और से जो है वो लाई जाती है। ये फॉरेन हम लोग को स्पीसीज देखने को मिलती है, राइट। क्योंकि ये देखो, आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका से आई थी, और ये बेसिकली नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स का भी एक्सटेंशन कर देती है, यानी कि उनको भी मारने के ऊपर फोकस करती है। जैसे एनिमल है, एनिमल इसकी स्पीसीज के आसपास आया तो एनिमल को भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, राइट, मर सकता है एनिमल भी। तो ये वाली चीज भी है इस प्रकार की, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और ये इंट्रोड्यूस की जाती है किसी एरिया में शिप ब्लास्ट वाटर के द्वारा, एक्सीडेंटल रिलीज के द्वारा, या फिर ह्यूमंस जो है वो कई बार मतलब लेकर आते हैं और लगा देते हैं। जैसे कि इस फूल के साथ गलती हो गई, ह्यूमन को लगा मस्त फूल है, इसको तो सजावटी के तौर पे लगाया जाए, बट बाद में पता लगा कि ये तो खेल लगा रहा है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए आपको। एक्सरसाइज बोंगो सागर की यहां पर बात हो रही है, तो ये दूसरा एडिशन हम लोग को इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में देखने को मिल रहा है। बायलैटरल एक्सरसाइज है ये बोंगो सागर, राइट। तो बोंगो से याद रखना बांग्लादेश, बोंगो, ठीक है, तो यानी कि बांग्ला, तो ऐसा इस टाइप से थोड़ा याद रखना,
ठीक है। तो बोंगो सागर, तो ये इंडिया बांग्लादेश के बीच की एक्सरसाइज है और नदन बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज हम लोग को 3 अक्टूबर को देखने को मिली थी। इस एक्सरसाइज के माध्यम से दोनों कंट्री जो है वो अपनी मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं अपने बीच में, यानी कि एक दूसरे की जो नेवी है उसकी स्किल्स जो है वो आपस में शेयर करती हैं कि जैसे बांग्लादेश की स्किल अगर किसी एरिया में अच्छी है तो बांग्लादेश की नेवी से हम लोग सीखते हैं, और हमारी स्किल्स जिस एरियाज पर काफी अच्छी है तो वो स्किल्स जो है वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये ड्रिल्स वगैरह यहाँ पर होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि साथ में मिलकर ये ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, तो इस प्रकार की चीज होती है, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस वगैरह होते हैं इनके, राइट। तो ये इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए आपको। और ये एक्सरसाइज के बाद हम लोग को तीसरा एडिशन इंडिया बांग्लादेश का कॉर्पेट का भी देखने को मिल रहा है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का भी देखने को मिल रहा है, जिसमें ये पेट्रोलिंग करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर। क्वेश्चन ये आ सकता है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन कहां पर लोकेटेड है, तो याद रखना इंडिया और श्रीलंका के बीच की ये बाउंड्री जो होती है ना, देखो इंडिया और श्रीलंका तो लैंड रूट से कनेक्टेड नहीं है, राइट, बट ये वाटर इंटरनेशनल वाटर से कनेक्टेड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो ये लाइन है जो कि इंडिया को और श्रीलंका को अलग करती है, राइट, तो ये लाइन को हम लोग इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन कहते हैं। जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गई, लाइन ऑफ कंट्रोल जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वैसे ही जो है ये वाली लाइन हम लोग को देखने को मिलती है IMBL, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से याद रखना, कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। तो ये दोनों कंट्रीज की जो नेवीज हैं ये एक दूसरे को समझती हैं और ये फोकस करती हैं, यानी कि समझती मतलब इन द सेंस कि मतलब मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे की स्किल्स जो है उसको सीखती हैं। तो ये सब चीजें जो मैं भी आपको बता रहा था, और इसी के साथ साथ इनका फोकस ये होता है कि इस क्षेत्र पर, इस एरिया पर, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच के रीजन पर किसी भी प्रकार की इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है वो ना हो, तो उसको रोकने के ऊपर ये काम करते हैं। जैसे कि स्मगलिंग वगैरह होती है कई बार हम लोग देखते हैं, तो उसको रोकने के ऊपर भी इनका फोकस होता है। अब इस न्यूज की बात करें तो देखिए एक डेटा शेयर किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, बताया जा रहा है कि 5 सालों में 2015 से 2020 के पीरियड में 145% मात्रा बढ़ गई है ऐसे लोगों की जो आर्सेनिक से इन्फेक्ट हो रहा है या फिर अफेक्ट हो रहा है। आर्सेनिक बेसिकली गाइस पानी में होता है, और अब जैसे किसी क्षेत्र में पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, अब वो जो लोग उस क्षेत्र में पानी पी रहे हैं या फिर उस क्षेत्र में खाना खा रहे हैं, अब आप बोलोगे सर खाना खा रहे हैं तो उससे पानी का क्या लेना देना, तो देखो गाइस अब हम लोग जैसे क्रॉप हो गया, ठीक है, क्रॉप्स वगैरह की कल्टीवेशन जो होता है, जो खेत वगैरह होता है उसमें डलता है पानी। अब किसी खेत में अगर आर्सेनिक वाला पानी डल रहा होगा, उस पानी में आर्सेनिक जो है वो ज्यादा मात्रा में होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पानी जो है वो पौधा पिएगा या फिर वो फसल पिएगी, और वो फसल जब छट के निकलेगी और वो लोगों तक पहुंचेगी तो वो फसल के थ्रू, यानी कि वो जो खाना जो आएगा उसके थ्रू लोगों की बॉडी में आर्सेनिक जाएगा। समझ पा रहे हो वाली चीज, तो ये है। तो इस तरीके से जो बताया जा रहा है कि काफी सारे क्षेत्र हैं जहां पर आर्सेनिक वाले पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, और काफी सारे लोग इस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं और उनको वेरियस डिसऑर्डर जो है वो बॉडी में हो रहा है, और ये काफी खतरनाक भी है, इवन मौत तक हो सकती है लोगों की, राइट। तो ये चीज है, तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं अपन। तो ये बढ़ गया है 145% ज्यादा ऐसा हैबिटेशन बढ़ गया, यानी कि ऐसे लोगों का एरिया, यानी कि हैबिटेशन मतलब जिस जगह पे लोग रह रहे हैं, बस्तियां वगैरह आप कह सकते हो, तो ऐसी काफी सारी बस्तियां जो है वो बढ़ गई है, काफी सारे लोग जो है वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं आर्सेनिक से। 1800 आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशन, यानी कि 1800 बस्तियां 2015 में थी, अब ये बढ़कर 4421 हो गई हैं सितंबर 2020 तक का डेटा ये बताया जा रहा है। और इसमें आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशन जो है वो ज्यादातर ब्रह्मपुत्र और गंगा एलुवियल प्लेन्स में हम लोग को देखने को मिलता है। आसाम हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ये समस्या है। आसाम के अंदर तो सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, 1853 बस्तियां तो सिर्फ इकलौती आसाम के अंदर है, और वेस्ट बंगाल के अंदर फिर सेकंड नंबर पे। तो आसाम और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशन हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे एरियाज जहां पर आर्सेनिक की समस्या बहुत ज्यादा है पानी में, राइट। और फ्लोराइड की अगर हम लोग बात करें तो फ्लोराइड भी बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है पानी में होता है, और फ्लोराइड के होने के कारण फ्लोरोसिस नाम की एक परेशानी होती है, डिजीज होती है, जिसके बारे में पहले अपन ने चर्चा करी थी, अभी बता दूंगा मैं आपको वो वाला टॉपिक कहाँ मिलेगा आपको थोड़ी देर में। तो फ्लोराइड का जो मतलब जो हो रहा था, प्रॉब्लम जो हो रही थी लोगों को फ्लोराइड की, तो वो जो है वो घट गया है, यानी कि जो ये फ्लोराइड से अफेक्टेड जो हैबिटेशन जो बस्तियां होती थी तो वो घटी हैं, बट आर्सेनिक वाली जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, इसका भी एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। आर्सेनिक पॉइजन की अगर हम लोग बात करें तो नेचुरली ये हाई लेवल पर हम लोग को धरती के क्रस्ट में और ग्राउंड वाटर पे देखने को मिलता है। काफी सारी कंट्रीज में ये समस्या है इस प्रकार की पानी में, और काफी जहरीला हो जाता है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में स्पेशली, राइट। और पानी जो है वो जहरीला हो जाता है इसको पीने से, या जो भी इरिगेशन जो होता है फूड क्रॉप का, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, या फिर खाना बनाते तो उसमें भी पानी डालते हैं। तो इस तरीके से जो भी ये जो आर्सेनिक ह्यूमंस की बॉडी में जब जाता है तो ये लोगों की हेल्थ को खराब करता है,
और अगर लंबे समय तक कोई इंसान आर्सेनिक का सेवन कर रहे हैं, यानी कि पानी ऐसा पी रहे हैं जिसमें आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, तो उनको कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है, हार्ट की परेशानी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं, डायबिटीज हो सकती है। और अगर छोटा बच्चा है कोई, तो वो अगर अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा आर्सेनिक उसकी बॉडी में जा रहा है, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मेंटल और फिजिकल उसकी हेल्थ जो होगी वो डैमेज होगी, और यंग एडल्ट्स में उसकी मौत भी हो सकती है। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। WHO ने गाइडलाइन दी थी कि 2011 में ये जो इनकी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी की जो गाइडलाइन आई थी, इसमें परमिसिबल लिमिट जो थी आर्सेनिक की ग्राउंड वाटर में वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर थी, राइट। तो ये चीज यहां पर बताइए नहीं कि इस पे अगर आप रहोगे इस लिमिट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इससे अगर ऊपर होता है तो फिर दिक्कत वाली कहानी है। फ्लोराइड की अगर हम लोग बात करें, जिसके बारे में आपको बता रहा था, तो इस फ्लोराइड के कारण जो होती है वो फ्लोरोसिस नाम की एक परेशानी होती है, फ्लोरोसिस, और ये डेंटल फ्लोरोसिस इसको बोलते हैं, और क्रिपलिंग स्केलेटल फ्लोरोसिस बोलते हैं कि हड्डियां वगैरह जो होती है वो बड़ी कमजोर टाइप की हो जाती हैं इस कंडीशन में, राइट। और ग्राउंड वाटर में ये फ्लोराइड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इसकी भी मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो भी परेशानी वाला कहानी है, परेशानी की कहानी है। 30 अगस्त 2020 को इसके बारे में आपको पढ़ाया था, 3 मिनट 50 सेकंड पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा 30 अगस्त 2020 के। एंड अगर आपके पास इसकी पीडीएफ आती है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इस पे क्लिक करना है, आपके सामने टॉपिक खुल के आ जाएगा। और नहीं आती है तो आप यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिख देना 30 अगस्त 2020, उसके आगे जो है वो मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष, जो भी लिस्ट में पहला टॉपिक वीडियो आएगा वो यही वाला होगा, 30 अगस्त वाला अपना, और इस वीडियो के 3 मिनट 50 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा सरकार का एक सब प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंडर नेशनल वाटर क्वालिटी सब मिशन है ये, जिसको स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा 2017 में। इसमें फोकस किया जाता है कि जल्दी से जल्दी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है 28,000 आर्सेनिक और फ्लोराइड अफेक्टेड हैबिटेशन तक पहुंचाया जाए, यानी कि उस एरिया पर जहां पर ये आर्सेनिक की और फ्लोराइड की जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उस एरिया पर क्लीन वाटर जो है वो पहुंचाने को लेकर ये इनिशिएटिव सब प्रोग्राम जो है वो हम लोग को सरकार का देखने को मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है उसका हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें, इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब इस न्यूज की बात करें तो बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री में ESG फंड जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर ESG फंड में काफी ज्यादा लोग जो है वो निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ESG जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बनती है, E यानी कि एनवायरमेंट, S यानी कि सोशल, और G यानी कि गवर्नेंस। तो ऐसी पर्टिकुलर कंपनी जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली इन द सेंस कि वो एनवायरमेंट के ऊपर काम करती है, उसका जो बिजनेस ऑफ ऑपरेशन हो वो एनवायरमेंट के ऊपर बेस्ड हो। सोशल की अगर बात करें तो वो कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ उस कंपनी का ट्रीटमेंट जो होता है वो काफी अच्छा होता है, राइट, नेगेटिव नहीं होता। तो ऐसी कंपनीज हो गई, राइट, जो सोसाइटी के लिए काम कर रही हो, सोशल हो, एथिकल हो, राइट। गवर्नेंस की बात करें तो वो कंपनी जो है वो किसी प्रकार के मतलब उल्टे सीधे लनफन बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, उसके ऊपर जो है वो किसी प्रकार की ऐसी कोई नेगेटिव कार्रवाई वगैरह नहीं होती है सरकार की तरफ से भी, और मतलब अच्छी कंपनी होती है, वो एथिकल कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ऐसी कंपनीज जो कि सोसाइटी के लिए काम कर रही हो और जो एथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो और किसी भी लनफन घोटाले में ना हो, तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं उनका बेसिकली ये जो म्यूचुअल फंड जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि तो वो ये ESG फंड होता है, और इस ESG फंड में जो है वो लोग फिर निवेश करते हैं। तो यहां पर यही चीज बताई जा रही है, आज की डेट में ज्यादातर लोग ऐसी कंपनी को चूज कर रहे हैं जो कंपनी जो है वो सोसाइटी के लिए काम कर रही हो। तो कितनी अच्छी बात है और एक पॉजिटिव चीज ये हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये भी चीज जो है वो आप मेंस में वेरियस यानी कि टॉपिक्स के अंदर लिख सकते हैं, अगर वेरियस कोई क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, या इवन जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन अगर आ गया जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आज की डेट में लोग भी जो है यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है कि, और वो भी चाह रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और उनका भी फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि ये हम लोग को ESG फंड के थ्रू देखने को मिल जाता है। तो यहां पर क्या होगा, एक तो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी टॉपिक बेहतरीन तरीके से मेंशन किया, दूसरी बात आपने 4 चांद लगा दिए अपने आंसर में इस ESG फंड को डालकर, जिससे कि जो आपकी कॉपी चेक करेंगे समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये बंदे को तो, या ये बंदी जो है उसको सब पता है, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ESG फंड जरूर उपयोग करना, और ये सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग और सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग हम लोग को देखने को मिलती है। ये फोकस करती है ऐसी कंपनीज के ऊपर जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस कर रही हो, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस कर रही हो, एम्प्लॉय फ्रेंडली उसका रिकॉर्ड हो, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। और फंड ये रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। और ESG फंड का मोमेंटम इंडिया में बढ़ता जा रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग जो है वो इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। और
ये जो कंपनी जो हो रही है इसके चलते, यानी कि अब जब लोग इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईएसजी फंड में, तो उससे क्या हो रहा है, जो दूसरी कंपनीज हैं जो कि इन सब प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है, वो भी अपने आप को चेंज कर रही है, यानी उनको फोर्सफुली अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है, फोर्सफुली उनको उस बिजनेस में, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करने के ऊपर बेस्ड देखने को मिले, या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी हो, सोसाइटी के लिए एक्टिविटी हो, और वहां पर वो एम्प्लॉइज वगैरह जो है उसको एम्प्लॉइज यानी कि उसका जो एम्प्लॉय फ्रेंडली रिकॉर्ड हो, राइट, यानी कि एम्प्लॉइज के साथ उसका मतलब बिहेवियर जो है वो गलत ना हो, क्योंकि कई बार कंपनीज होती है ना कि एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिल रही है प्रॉपर टाइम पर, एम्प्लॉइज परेशान है, घंटों तक उनसे काम कराया जा रहा है, ओवर टाइम जो है वो कर रहे हैं तो भी उनको अच्छा इंसेंटिव नहीं मिल रहा, तो ये वाली चीज हो जाती है इस प्रकार की, सैलरी जो है वो अप टू द मार्क नहीं मिल रही, तो उससे एम्प्लॉइज परेशान रहता है। तो ऐसी कंपनीज नहीं होनी चाहिए। तो अब जो दूसरी कंपनीज है वो भी धीरे धीरे करके चेंज करेंगी, अपने आप को ईएसजी बनाने पर फोकस करेंगी, जिससे कि उनको भी इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू हो जाए, राइट, यानी कि उन पर इन्वेस्ट करे पब्लिक। तो ये चीज है। अब तो ये भी एक अच्छी बात है एक प्रकार की। और पहली जो ईएसजी म्यूचुअल फंड आई थी वो लॉन्च की गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड हम लोग को देखने को मिलता है। आपने काफी सारे जो ये आज की डेट में नहीं आ गए, काफी सारी जो एप्लीकेशन होती हैं जो कि म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसमें आप देखना है ये आपको एसबीआई मैग्नम भी दिखाई देगा। मैंने कई बार देखा था, तो ये एसबीआई मैग्नम इक्विटी जो है वो दिखा था वहां पर लिस्ट में। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसका एक आइडिया होना चाहिए आपको। अब यहां पर बताया जा रहा है कि 2 नई प्लांट की स्पीसीज डिस्कवर हुई हैं वेस्टर्न घाट में, और ये जो स्पीसीज जो है गाइस, ये पाइप वर्ड हम लोग को देखने को मिल रही है। पाइप वर्ड की 2 नई स्पीसीज हैं, और ये इसका जो साइंटिफिक नेम है इरियो काउलॉन परवीसेफलम, और ये बेसिकली इसका जो माइन्यूट जो साइज इसका हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि बहुत छोटे साइज की होती है स्पीसीज, तो वो है ये। और ये इसका नाम जो रखा गया है वो कोस्टल कर्नाटका रीजन जो है करावली का, उसके ऊपर जो है वो रखा गया है इरी काउलन करावलिनीस। तो ये 2 स्पीसीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है, राइट। तो ये 2 स्पीसीज है जिसका एक आइडिया होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, राइट। और पाइप वर्ड जो है ये बेसिकली प्लांट का एक ग्रुप है, और ये जो प्लांट का ग्रुप है ये सिर्फ मानसून के सीजन पर ही, मात्र 3 से 4 महीने के अंदर ही अंदर इसकी पूरी लाइफ स्पैन होती है, यानी कि इसकी जो लाइफ होती है प्लांट की 3-4 महीने से ज्यादा की नहीं होती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ऐसी 111 स्पीसीज जो है वो पाइप वर्ड की वो इंडिया में हम लोग को देखने को मिलती है, इंडिया में पाई जाती हैं ये, और ज्यादातर ये स्पीसीज है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय में आपको नजर आ जाएंगी, और 70% जो है ये इंडिया की ही है, एंडेमिक है, यानी कि इंडिया की ही प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है, स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये एंटी कैंसरस है, यानी कि इस स्पीसीज में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, मेडिसिन वगैरह के उपयोग में ली जाती है ये स्पीसीज। एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर वाली प्रॉपर्टी है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसमें हम लोग को देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह जो होता है, स्वेलिंग वगैरह होती है लोगों को, एंटी इंफ्लेमेटरी इश्यूज वगैरह जो, यानी कि इन्फ्लेमेशन का इशू जो होता है तो वो खत्म करने पर फोकस करती है, जैसे कि मुझे है इन्फ्लेमेशन का इशू। इसके अलावा एस्ट्रिंजेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये जब जहां कहीं भी चोट वगैरह लग जाती है तो स्किन सेल्स वगैरह जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट, यानी कि सही करने के लिए, ठीक करने के लिए, रिकवर करने के लिए हेल्पफुल रहती है ये प्रॉपर्टी। तो ये सब चीजें इन स्पीसीज के अंदर है। तो ये मेडिसिनल वैल्यू वाली स्पीसीज हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि डिस्कवर हुई है वेस्टर्न घाट में। अब बात हो रही है XOO इन्फेक्शन के बारे में, जू इन्फेक्शन के बारे में। अब देखो ये जू ही बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप XOO को, तो पता नहीं कैसा इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, बट याद रखना XOO इन्फेक्शन है ये, और ये इन्फेक्शन होता है चावल के खेत में हम लोग को देखने को मिलता है, चावल की जो फसल होती है ना उसको हो जाता है ये इन्फेक्शन। तो राइस को, चावल को होता है ये डिजीज, और ये डिजीज होती है इस बैक्टीरियम के कारण। ये जू जो है वो बैक्टीरियम हम लोग को देखने को मिलता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ज़ैंथोमोनास ऑरिजाई। मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ कि ऐसे जो साइंटिफिक नेम है मस्त इसको बोल दूं एकदम अच्छा प्रोनाउंसिएशन के साथ, बट मुझे पता है प्रोनाउंसिएशन सही आता नहीं है इसका। आप भी समझते होंगे कि खतरनाक नाम होते हैं यार ये साइंटिफिक, पता नहीं किस टाइप के होते हैं, इजी रख देते तो पता नहीं क्या चले जाता, ऐसे खतरनाक साइंटिफिक नाम होते हैं इसके। कभी कभी सोचता हूँ कि मस्त बोल दूं मैं एकदम से, स्टूडेंट्स को भी लगे अरे वाह यार सर ने क्या बढ़िया प्रोनाउंसिएशन किया, बट पता है मुझे कि मतलब हमेशा कोशिश करता हूँ बट हो जाती बेइज्जती, क्या करें आप। बट ठीक है, आप अच्छे स्टूडेंट हो मेरे तो आप समझते हो ये वाली बात। चलो नहीं, आगे की बात करें तो ये जो चावल जो होती है ना, चावल की पत्तियां वगैरह होती है, उसको ये बैक्टीरिया लग जाता है, बैक्टीरियल डिजीज है ये, और उसके कारण चावल की जो फसल होती है ना उसमें बहुत नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है काफी ज्यादा, तो इस बीमारी के कारण। तो याद रखना जू इन्फेक्शन जो है ये चावलों को होता है, चावल को, राइट। अब इस न्यूज की बात करें तो बताया जा रहा है कि यूएई मून मिशन पर प्लानिंग कर रहा है। यूएई मून में एक स्पेसक्राफ्ट भेजेगा, बताया जा रहा है अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट होगा, यानी कि इस स्पेसक्राफ्ट में ह्यूमंस नहीं होंगे, और बताया जा रहा है कि 2024 में ये भेजने वाला है।
और आप देख रहे होंगे कुछ महीनों से हमने देखा, ये डिस्कस की, महीने नहीं मतलब साल बोल सकता हूं, यानी कि पिछले 1 साल से यूएई काफी इंटरेस्ट ले रहा है स्पेस एक्टिविटी के ऊपर। काफी ज्यादा यूएई के अंदर हम लोग को स्पेस एक्टिविटीज में मतलब उसका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है काफी ज्यादा। तो ये एक और इसका इंटरेस्ट सामने आया कि अब ये मून पर जो है वो एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजेगा, और मून का जो एरिया है, जिस एरिया को अभी तक नासा के अपोलो ने जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया, तो उस एरिया पर जो है ये अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करेगा। और यहां पर एक रोवर होगा इस मून मिशन के अंदर। रोवर समझते होंगे ना, रोवर जो है वो नीचे मून पर बैठ जाएगा, जाकर लैंड होगा मून पर, और उसके बाद फिर वो रोवर जो है वो मून के सरफेस पर चलेगा। राइट, गाड़ी टाइप की होती है, चलती है, और चल चलकर जो सरफेस एरिया जो है उस पर रिसर्च कंडक्ट करती है वेरियस। तो इस रोवर का जो नाम रखा गया वो राशिद नाम रखा गया, क्योंकि जो यूएई के जो फाउंडिंग रूलर संस्थापक जो हम लोग को देखने को मिले थे, तो उनमें से एक जो थे वो शेख रशीद बिन साइद अल मखतौम, तो ये थे। तो इन्हीं के नाम पर जो है रोवर का नाम रखा जा रहा है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर यूएई की तरफ से आई है। अब बात हो रही है वेटलैंड के बारे में, आर्द्र भूमि के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो राजस्थान ने बताया जा रहा है कि काफी सारे वेटलैंड अब राजस्थान आइडेंटिफाई कर रही है। इसमें 6 तो इसने अभी तक आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 52 और 52 और ये आइडेंटिफाई करेगी, और बेसिकली फोकस कर रही है ये कि वेटलैंड के ऊपर, उसके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। और यहाँ पर इसने अथॉरिटीज वगैरह जो है उसको अपॉइंट किया हुआ है कि अथॉरिटीज जो है वो पूरे वेटलैंड्स की देखभाल करेंगी, देखेंगी, वेटलैंड से रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह तैयार करेंगी, फोकस करेंगी कि वेटलैंड को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वेटलैंड के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड ये इनिशिएटिव राजस्थान की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखो, वेटलैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये जो सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स के स्टोरेज के तौर पर काम करता है। ये काफी अच्छा न्यूट्रिएंट यहाँ पर हम लोग को वेटलैंड में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काफी सारी प्लांट की स्पीसीज जो होती हैं वो सर्वाइव करती हैं। काफी सारे एनिमल्स स्पीसीज भी जो होते हैं वो वेटलैंड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। काफी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं या प्लांट की ऐसी स्पीसीज होती है जो कि आपको कहीं पर भी नहीं नजर आएगी, मतलब एक्सटेंट होने की कगार में होगी, बट वो वेटलैंड पर मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वेटलैंड जो एरिया जो होता है ना, वो बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है। मतलब इन द सेंस कि वहां पर जो प्लांट की स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज है ना, जो उनको जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की पूरी वहां पर उनको मिल सकती है। तो काफी अच्छा सोर्स होता है ये एक तो। और इवन वाटर का भी काफी अच्छा सोर्स होता है। ये जो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है ना, तो उसको रिचार्ज करने के ऊपर भी वेटलैंड का काफी बेहतरीन रोल हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार के वेटलैंड्स होते हैं। तो बताया जा रहा है कि इन सब वेटलैंड्स को कंजर्व करने के पर्पज से, उनको बचाने के पर्पज से, संरक्षण के पर्पज से राजस्थान के ये कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव सामने आ रहे हैं, जहां पर राजस्थान जो है ये आइडेंटिफाई कर रही है वेटलैंड्स को और इंश्योर करवाएगी कि जो लोकल अथॉरिटीज जो है वो इसको मेंटेन करें, राइट, फोकस करें इसके कंजर्वेशन पर, इसके मेंटेनेंस के ऊपर। और टाइम बाउंड डेवलपमेंट होगा इसका पूरा, हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वेटलैंड जो है वो बेसिकली जो वेजिटेशन होता है एक्वेटिक प्लांट्स का, जो मैं भी आपको बता रहा था, तो उसको इंक्रीज करने के पर्पज के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वेटलैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। और यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि कोई भी वेटलैंड में किसी प्रकार का कचरा, कूड़ा, वेस्ट वगैरह जो है वो डंप ना करे, राइट। इस पर फोकस किया जाएगा, और अगर कोई करता है ऐसा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इवन जो भी इलीगल सॉल्ट माइनिंग वगैरह करते हैं सांभर लेक में, सांभर लेक जो राजस्थान में हम लोग को देखने को मिलती है, तो जो भी इलीगल इस प्रकार की सॉल्ट माइनिंग वगैरह करते हैं तो उसको रोका जाएगा। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये वेटलैंड से पानी जो है वो निकालते हैं, यानी कि ये मोटर वगैरह लगा देते हैं, पंप वगैरह लगा देते हैं, और उससे ये पानी जो है वो खींचते हैं। क्योंकि सलाइन वगैरह वाटर हम लोग को देखने को मिलता है ये वाला, तो वो खींचकर जो है वो सॉल्ट माइनिंग वगैरह करते हैं इलीगल तरीके से। तो ऐसे लोग अगर करेंगे इस प्रकार की हरकत, यानी कि इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटी, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये चीज भी जो है वो इसमें सामने रखी गई है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट की जो डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो काम करेगी राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी के सेक्रेटेरिएट के तौर पर। और जो फ्रेश और सलाइन लेक्स हम लोग को देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर, जो कि राजस्थान के यूनिक इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है, तो उनको भी यहां पर प्रोटेक्ट किया जाएगा और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाएगा वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2019 को। कुल मिलाकर हम लोग को यह चीज सामने नजर आ रही है कि राजस्थान के अंदर काफी सारे इस प्रकार के इनिशिएटिव्स अब लिए जा रहे हैं, स्ट्रिक्टली इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वेटलैंड को, लेक्स वगैरह को, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, राइट, जो कि काफी अच्छी बात है ये। और वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये काफी हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। पूरे दुनिया भर में नियरली 2/3 फिश हार्वेस्ट जो है वो इसी रीजन पर, वेटलैंड के क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि पूरे दुनिया भर में जितने भी वेटलैंड्स के एरियाज हैं वहां पर सबसे ज्यादा आपको फिश हार्वेस्टिंग जो है वो देखने को मिलेगी, मछली पालन वगैरह आपको उसी एरिया पर देखने को मिलेगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर इस क्षेत्र पर
बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होके आते हैं, फिश वगैरह है अट्रैक्ट होके आती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो उनको खाना प्रोवाइड कराता है। ये क्षेत्र जो है ये प्लांट के लिए भी काफी अच्छा होता है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए। इवन एनिमल्स भी यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाता है, यहाँ पर उनके लिए सब चीज जो है वो अवेलेबल रहती है। काफी सारी ऐसी स्पीसीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि एक्सटेंट होने की कगार में है, बट वो यहाँ पर होंगी। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र उनको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दे देता है, वेटलैंड उनको अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देता है। तो ये आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है ऑर्गेनिजम्स को, राइट, क्योंकि फूड वेब के बेस के फॉर्म में हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है, यानी कि उनको फूड वगैरह मिल जाता है, राइट। और ये कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्बन रिमूवल के ऊपर भी काफी हेल्प करती है वेटलैंड। वेटलैंड के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होता है, हटता है। अब क्यों होगा उसके पीछे का लॉजिक आप समझो। तो ये जो है वो कार्बन जो होता है उसको सक कर लेती है। क्यों सक कर लेती है? क्योंकि यहां पर इस क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि आपको काफी ज्यादा आपको ये सब स्पीसीज देखने को मिलेंगी, प्लांट्स वगैरह की स्पीसीज, राइट। तो ऐसी स्पीसीज के कारण जो है ये सक करती है कार्बन को, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करने के ऊपर भी इसका काम होता है वेटलैंड का, राइट। और ये हैबिटेट ऑफर करती है एनिमल्स और प्लांट्स को, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ये जो क्षेत्र जो होता है वो काफी हेल्दी होता है और वो पसंद करते हैं ऐसे क्षेत्र को, वेटलैंड एरियाज को। तो इसलिए एनिमल्स और प्लांट्स का हैबिटेशन साइट भी है हम लोग को देखने को मिलती है। काफी सारे अलग अलग प्रजाति के एनिमल्स और प्लांट जो है आपको इस क्षेत्र में ज्यादा नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे, राइट। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी ये इंपॉर्टेंट सोर्स है, राइट। और वेटलैंड को खतरा किन किन चीजों से? एक तो अर्बनाइजेशन से काफी बड़ा खतरा है, दूसरा एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में हम लोग को देखने को मिलता है कि रिजर्वायर, कैनल्स, डैम्स वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं, जिसके चलते यहां पर जो है वो ड्राई होने लगती है वेटलैंड, हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। क्योंकि डैम्स वगैरह के थ्रू जो रिवर वगैरह जो है उनका फ्लो जो है वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट होता है और उसी के चलते ये वेटलैंड जो होते हैं वो ड्राई होने लगते हैं धीरे धीरे। पॉल्यूशन की बात करें तो मरकुरी जो है, स्पेशली मरकुरी जो कि इंडस्ट्रियल सोर्स के थ्रू निकलती है, तो उसके कारण जो है उसको खतरा होता है वेटलैंड को। और क्लाइमेट चेंज, जो टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, आज की डेट में तूफान की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है, बढ़ गए तूफान, टेम्परेचर लेवल बढ़ गया है, सूखा जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। फ्लड्स वगैरह हम लोग को देखने को मिल रही हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ वजह है क्लाइमेट चेंज के कारण, जिसके चलते इनको नुकसान पहुंचता है वेटलैंड को। सैंड माइनिंग और ड्रेजिंग की अगर हम लोग बात करें तो इससे भी नुकसान हम लोग को देखने को मिलता है। जो इलीगल सैंड माइनिंग्स वगैरह होती है उसके कारण से ये एरिया जो है वो सूख जाता है, ड्राई अप हो जाता है। एक्सोटिक स्पीसीज की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि वही इन्वेजिव स्पीसीज जो होती है ना, वही एक्सोटिक स्पीसीज है, तो उसके कारण से यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जो दूसरी जो स्पीसीज होती हैं वो मर जाती हैं और ये क्षेत्र जो है फिर वो खराब होने लगता है। जैसे कि वाटर हाइसिंथ की अगर हम लोग बात करें, सेल्वीना की अगर हम लोग बात करें, तो इसके कारण क्या होता है कि पानी जो है ये रोक देती है, ब्लॉक करती है वाटरवेज को, ये सब स्पीसीज, यानी कि ये एक साथ इतनी सारी हो जाती है क्योंकि इसके नंबर जो ऐसी जो स्पीसीज होती हैं एकदम भारी मात्रा में बढ़ती भी हैं और वहां पे जो दूसरी स्पीसीज जो होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये एरिया को ब्लॉक करती है, पानी के एरिया को ब्लॉक करती है, जिससे कि ये ड्राई होने की इसकी संभावना जो है वो बढ़ जाती है वेटलैंड की। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। अब इस न्यूज में बात हो रही है मॉडर्न ग्रैंड सोलार मिनिमम के बारे में। तो देखिए, सोलार मिनिमम क्या होता है, सोलार मैक्सिमम क्या होता है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सोलार साइकिल में, जब हमने 19 सितंबर 2020 को डिस्कस किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला टॉपिक नहीं देखा है, पहले जाके एक बार देख लो। 19 सितंबर में 37 मिनट 49 सेकंड में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, 37:49 में। तो ये जाकर एक बार देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक देख लोगे तब आपको थोड़े बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सोलार मिनिमम क्या होता है, सोलार मैक्सिमम क्या होता है, सन स्पॉट जो होते हैं वो सूर्य में हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, तो उससे साइंटिस्ट रिसर्चर को क्या पता लगता है। तो ये एक बार जाकर आप देख लो एक बार, ठीक है। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए, देखो अब जो अपन टॉपिक ये वाला डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें आप बस बेसिक आप कंसेप्ट याद रखना। जैसे कि सन स्पॉट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सोलार साइकिल क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। इस टॉपिक में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये जो सूर्य के जो स्पॉट जो हम लोग को सन स्पॉट जो देखने को मिल रहे हैं वो लगातार काफी समय से जो है वो कम होते जा रहे हैं। बट इस टॉपिक पर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट रिसर्चर को मतलब इस जो ये सोलार मिनिमम जो है इसके बारे में पुख्ता जानकारी अभी नहीं हुई है। रिसर्च जो है वो अभी चलती जा रही है, तो इसलिए आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अब जो सोलार मिनिमम वाला जो स्टेज हम लोग को देखने को मिल रहा है वो एक तो लंबे समय तक चलेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सोलार मिनिमम में क्या होता है कि जो सन का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि सन जो हीट हम लोग को प्रोवाइड कराता है, तो वो टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। अब टेम्परेचर लो जो होगा वो करीब 1 डिग्री तक हो सकता है, ये चीज साइंटिस्ट रिसर्चर क्लेम कर रहे हैं। बट नासा के जो साइंटिस्ट रिसर्चर जो हैं उनका कहना यह है कि हम ऐसा ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसके चलते जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रिड्यूस होगी।
राइट, क्योंकि देखो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है उसके चलते क्या हो रहा है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो और अभी हम देख रहे हैं कि जो सोलार मिनिमम में टेम्परेचर लेवल डिक्रीज होगा। तो अभी काफी सारे लोग जो है ये अनुमान लगा रहे हैं कि टेम्परेचर लेवल डिक्रीज होने से थोड़ी राहत जो है वो मिल जाएगी ग्लोबल वार्मिंग में। बट नासा के रिसर्चर जो है वो ये चीज पर अभी आए नहीं है, वो बोल रहे हैं कि अभी और भी रिसर्च करना जो है वो जरूरी है। इस पर मतलब कंप्लीट पुख्ता जो है वो हम लोग कंक्लूजन नहीं दे सकते। राइट, अभी 6 महीने की और डिमांड करेगी, एक 6 महीने तक इस पर और रिसर्च चलेगी, फिर उसके बाद जो है वो चीज पता लगेगी इसके बारे में। राइट, और ये बताया जा रहा है कि कोल्ड कंफर्ट जो होगा, जैसे कि 1 डिग्री टेम्परेचर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा इसके कारण, सोलार मिनिमम के कारण, क्योंकि सन जो है वो इस प्रकार की अब जो टेम्परेचर जो है वो रिलीज नहीं करेगा काफी समय तक, काफी सालों तक। बताया जा रहा है कि 2020 से जो है ये शुरू हो गया और 2053 तक ऐसा चलेगा मॉडर्न ग्रैंड सोलार मिनिमम। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। जो मैग्नीट्यूड है सन की सोलार एक्टिविटी की वो डिक्रीज हो गई है और 1 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। इससे पहले ये जो हुआ था माउंडर मिनिमम, तो ये 1645 से लेकर सीई कॉमन एरा 1645 से लेकर 1710 के बीच में हम लोग को देखने को मिला था। राइट, बट अब बताया जा रहा है कि दोबारा से ये हुआ है और इस समय काफी सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये लिटिल आइस एज की कैटेगरी में हम लोग को नजर आएगा, देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, नासा के साइंटिस्ट रिसर्चर जो है वो इस पर नहीं आ रहे हैं। राइट, तो ये चीज यहां पर है। और इवन ये भी बताया गया कि 2020 में 70% के अराउंड सन स्पॉट जो है वो हम लोग को नहीं देखने को मिले। 2019 के कंपैरिजन में ये 77% हम लोग को बताया जा रहा है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA स्पेस एनवायरमेंट सेंटर की एक रिपोर्ट के आधार पर यह चीज जो है वो सामने आ रही है। राइट, बट अभी भी इस पर रिसर्च जो है वो जारी है, हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो सरफेस टेम्परेचर जो धरती का जो है वो नीचे लो हो सकता है, वो 1 डिग्री तक, जो मैंने भी आपको बताया था। क्योंकि इसकी वजह जो है वो ये है कि 70% तक सोलार मैग्नेटिक एक्टिविटी का रिडक्शन हुआ है। इसके अलावा वेरिएशंस बताए जा रहे हैं सोलार इरेडियंस में। इरेडियंस यानी कि जो सूर्य से जो एनर्जी हम लोग को देखने को मिलती है, ट्रांसमिट होती है। राइट, तो जो ये जो एनर्जी होती है, हीटिंग वाली जो एनर्जी होती है, तो इसमें फ्लक्चुएशन होगा। यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो अपर लेयर जो हमारी धरती के एटमॉस्फेयर का जो है उसको ये हीट करेगी और इन्फ्लुएंस करेगी कि जो सोलार एनर्जी जो है वो हमारी प्लैनेट सरफेस तक, यानी कि हमारी धरती की जो सरफेस एरिया जो है ना, क्रस्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो वहां तक जो है ये नहीं आएगी, मतलब जो हीट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो हीट जो होगी वो काफी दूर रहेगी, जिसके चलते ये काफी इन्फ्लुएंस हमारा एटमॉस्फेयर भी जो है वो धरती का हो सकता है, ऐसी चीज यहां पर सामने आ रही है। और जो सोलार एक्टिविटी डिक्रीज होगी इसके कारण जो ओजोन बनती है ना, ओजोन, अब आप जानते हैं ओजोन हम लोग को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करके रखती है। राइट, इसके बारे में पता है आप लोगों को। तो ये जो ओजोन बनती है ना, तो ओजोन काफी भारी मात्रा में जो बनती है, उसके बनने की प्रक्रिया भी कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, उसके लिए आप ये फिगर देखो ओजोन बनती कैसे, जब सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ना, जब इस पर पड़ती है ऑक्सीजन पर, ये O2 आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन, ये हम लोग को 2 O देखने को मिल रहा है, तो O2 ऑक्सीजन होता है। राइट, तो इसके कारण क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, ये O जो होता है वो स्प्लिट होता है, और जब O स्प्लिट होता है तो वो क्या करता है, जो ऑलरेडी जो ऑक्सीजन है उसके साथ आकर चिपक जाता है, तब जाकर ये O3 ओजोन हम लोग को देखने को मिलती है। तो आपको क्या चीज पता लगी, बेसिक कंसेप्ट क्या आपकी क्लियर हुए कि सूर्य की जो रेज होती है ना, सूर्य की जो एनर्जी जो होती है उसी के थ्रू ये ओजोन बनता है। बट अभी हमने क्या बोला कि सूर्य की जो ये अल्ट्रावायलेट जो रेज है, रेडिएशन जो है, वो धरती तक जो है वो नहीं आएंगे। धरती के इवन अपर एटमॉस्फेयर पर भी हम लोग को उतने ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे जितने ज्यादा नॉर्मल हम लोग को देखने को मिलते आ रहे थे। ये आने वाले समय में कम हो जाएंगे, इसके कारण से ओजोन भी जो है वो इफेक्ट होगी। तो ये चीज यहां पर सामने नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये क्लाइमेट साइकिल जो है धरती की, उसको भी अफेक्ट करेगी। जैसे कि नॉर्थ एटलांटिक ऑसिलेशन, इसको ये अफेक्ट कर देगी, क्योंकि आप जानते हो नॉर्थ एटलांटिक ऑसिलेशन से अगर हम लोग यूरोप की बात करें या फिर पूरे मतलब धरती की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो नॉर्थ एटलांटिक ऑसिलेशन पे जो एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि हाई और लो प्रेशर जो हम लोग को देखने को मिलता है, यही एक वजह होती है जो कि पूरे मतलब एक वजह, यानी कि आज को अपन सभी मतलब इसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये पूरी प्रोसेस क्लाइमेट की और एटमॉस्फेयर की, बट ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट को, क्योंकि इसी के कारण नॉर्थ एटलांटिक ऑसिलेशन के कारण, जब आप पढ़ोगे आपके स्टैटिक पोर्शन में, जनरल स्टडीज में ये टॉपिक है आपका, तब आपको कंसेप्ट और बेटर तरीके से क्लियर होगा। बट मैं अभी आपको एक ओवरव्यू देता हूं। तो देखो आप मैप में देखो, एटलांटिक ओशन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, जाओ अपने वर्ल्ड मैप के सामने खड़े हो जाकर और सुनते रहो मेरी बात जो मैं बता रहा हूं। एटलांटिक ओशन को आप देखो, इस क्षेत्र पर जो ये खाली क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ एटलांटिक ओशन, यहां पर गर्मी पैदा होती है। ठीक है, गर्मी कैसे पैदा होगी, ऑब्वियसली बात है कि सूर्य की किरणों से गर्मी पैदा होगी। बट हमने क्या बोला कि सूर्य इतनी ज्यादा हीट नहीं करेगी धरती के सरफेस को। अब जब सूर्य धरती के सरफेस को हीट नहीं करेगी तो यहां पर लो प्रेशर नहीं बनेगा, और लो प्रेशर
जब बनता है तब हम लोग देखते हैं कि जो विंड जो होती है वो लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होकर आती है, तो विंड जो है वो यहां पर आएगी नहीं, और जेट स्ट्रीम जो होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इसी क्षेत्र की एक्टिविटी के ऊपर, तो वो जेट स्ट्रीम जो होगी वो चालू नहीं होगी, चलेगी नहीं, और जेट स्ट्रीम अगर नहीं चलेगी तो वो पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट जो है वो इंपैक्ट करेगी, राइट। तो ये वाला भी एक इशू है, और इसके कारण देखने को ये मिलेगा कि जो यूरोप का जो रीजन है ना, वहां पर ऊपर आर्टिक क्षेत्र से आने वाली जो ठंडी हवा है वो यहां पर आ जाएगी, और उस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा कोल्ड एनवायरमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज है जिसके कारण से बताया जा रहा है कि ये जो एक्टिविटी आज की डेट में चल रही है और ये लंबे समय तक खींचेगी, इसके चलते धरती का जो क्लाइमेट जो है वो भी बुरी तरह से जो है वो प्रभावित होगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। तो इसमें अभी ये एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है कि क्या होना है एग्जैक्टली, उस पर कंक्लूड नहीं कर सकते, बट हाँ ये कुछ अनुमान जो मैंने आपको बताया वो लगाए गए हैं साइंटिस्ट रिसर्चर के द्वारा। तो इसको अभी तक पुख्ता जो है वो नहीं मान सकते क्योंकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि सिर्फ ये टॉपिक सुनो और इसके बारे में एक आपको जनरल इंफॉर्मेशन जानकारी होनी चाहिए थी। तो ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, और आपका जो आज का होमवर्क है गाइस, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन ही आपका होमवर्क है। आप जाइए ज्योग्राफी में ये वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जीएस पेपर 1 का ये टॉपिक है, इसको आप पढ़ के रखिए। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से क्लियर हुए हैं, आपके माइंड में बन गए हैं, यानी कि समझ में आ गया आपको पूरी चीजें, तो लाइक का बटन जरूर हिट कर देना और शेयर जरूर कर देना लेक्चर को। एंड अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे आप ऐड भी कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए आप मंथली पीडीएफ पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। पूरे महीने की फीस इसमें मिनिमम 100 रुपीज में आपको बहुत सारी सर्विस मिलती है, जैसे कि आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है। डेली लेक्चर की पीडीएफ से फायदा यह होता है कि आपको डेली हैंड रिटन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उस टाइम को दूसरे टॉपिक्स को कवर करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते रहोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका जो टाइम जो होगा, जो आप इन्वेस्ट कर सकते थे दूसरे टॉपिक्स को पढ़ने में, वो आपका खराब होगा, क्योंकि रेगुलरली करंट अफेयर्स आता है। तो उससे स्मार्टली है कि आप ये पैकेज को ज्वाइन करें, और पैकेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ना ही सिर्फ आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, आपको मैं वीकली कंपाइलेशन भी देता हूं। मेरा फोकस ये होता है कि आप अगर ये ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज मैं करवाऊं। कैसे रिवाइज कराऊं? क्योंकि देखो क्या होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, रिवीजन का उनके पास टाइम मिलता नहीं, और ऐसे कोई शेड्यूल बनाते नहीं है, वो बन भी जाता है शेड्यूल तो बीच में बिगड़ जाता है, आपने खुद भी देखा होगा। तो मैं ही आप लोग के लिए ये आपको एक फोर्स करता हूं, आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलरली भेजता हूं, ईमेल्स आपके पास आते रहते हैं, जिससे कि आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहे। तो आपका क्या काम होता है इस पेड पैकेज को ज्वाइन करने के बाद? तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से लेक्चर को देखना होता है, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना, नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान से लेक्चर को देखो। रात में सोने से पहले लेक्चर को देखने के बाद अपने पूरे काम कर लो, यानी कि जनरल स्टडीज के टॉपिक निपटाओ, ऑप्शनल की तैयारी करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। उसके बाद रात में सोने से पहले इस पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लेना, स्क्रॉल कर लेना पीडीएफ को। तो आपका क्या हुआ, डेली उसी दिन आपने एक बार रिवाइज कर लिया टॉपिक को। इसके बाद संडे के दिन मैं आपको पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज कवर की जाती है तो उसका एक कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो वो जो कंपाइलेशन होता है उसकी मदद से आप क्या करते हो, रिवाइज कर लेते हो। वो कंपाइलेशन में आपको देता हूं एक सिंगल पीडीएफ, जैसे पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है, तो उसके थ्रू आपका क्या हुआ, दूसरी बार रिवीजन हो गया। ऐसे ही मैं आपको मंथ के एंड में एक सिंगल पीडीएफ देता हूं जिसमें पूरे महीने की न्यूज होती है, तो आपका तीसरी बार रिवाइज हो गया। तो और अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी होती है एक प्रकार की। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता, आपको प्रिंट फ्रेंडली मंथली मैगजीन भी दी जाती है जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, राइट। इंग्लिश हिंदी में अलग अलग में होती है ये मैगजीन, जिससे कि पेजेस आपको कम मिले और आप प्रिंट आउट कराएं और अच्छे से अपनी यानी कि क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब उनको हैंड आउट चाहिए होते हैं कि वो प्रिंट करके जो है वो पढ़ें, तो उनके लिए है ये मंथ के एंड में मिलता है। इसके अलावा अब से कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस भी शुरू की गई है जिसमें आपको मंथ के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे मिनिमम 150 क्वेश्चंस इसमें होंगे। और इससे इतनी चीज आपने कर ली तो आपको करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक जो है वो हिला नहीं सकता, ना ही सिर्फ करंट अफेयर्स का, जीएस का भी, क्योंकि इसमें हम लोग काफी सारे टॉपिक्स जीएस के भी कवर करते हैं, राइट। जनरल स्टडीज के स्टार्टिंग पोर्शन के आप लोग ऑलरेडी जानते ही, आप अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो इतना सब कुछ जो आपको मिलता है ना, उसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। और आपको कैसे इस पैकेज को ज्वाइन करना है उसकी पूरी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन पर पढ़िए, A to Z एंड तक पढ़ लीजिएगा पूरे डिस्क्रिप्शन को, तो आपको पूरी जानकारी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको 7 महीने की ये पीडीएफ चाहिए जनवरी 2020 से जुलाई 2020 की, तो इसकी जो फीस है वो भी सिर्फ
₹300 है। तो न्यूज़पेपर के रेट से भी कम में ये फीस में जो है वो ये पैकेज आप लोग के लिए रखा हुआ है, जिससे कि आप सभी लोग जो है वो इस पैकेज को अवेल कर पाओ, सर्विस जो है वो ले पाओ और अपनी तैयारी अच्छी कर पाओ। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।